चैप्टर वाइज ऑल एडजस्टमेंट सीरीज के एक और खूबसूरत लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंट्रो सुन लेना, स्किप करोगे तो कोई फायदा सीरीज का नहीं होगा। आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लेक्चर है। आपके स्टडी मटेरियल हो, 4 से 5 अटेम्प्ट के आईटीबी पीवाईक्यू हो, सारे क्वेश्चंस को सम अप करके एक बार में पढ़ के उनमें से कीमती एडजस्टमेंट छांट करके हर एडजस्टमेंट के लिए P&L और बैलेंस शीट प्रिपेयर करके आपके लिए लाया हूँ। हर एडजस्टमेंट के लिए SPL और बैलेंस शीट प्रिपेयर करके लाया हूँ। तो क्या एक लाइक कर सकते हो आप? एडजस्टमेंट वाइज SPL बैलेंस शीट है, की नोट्स भी दूंगा और अभी इसी वीडियो में आपको मैं SPL का पूरा फॉर्मेट याद भी करवा दूंगा, बैलेंस शीट भी, एंड प्यारे प्यारे बच्चों ट्रिक दूंगा याद करने के लिए। इसी 10-12-15 मिनट की वीडियो के अंदर सारी एडजस्टमेंट्स आपकी कवर हो जाएंगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई क्वेश्चन कि कोई एडजस्टमेंट आपकी पहुंच से बाहर नहीं रहेगी। लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। रिक्वेस्ट के तौर पर, हक के तौर पर, प्यार के तौर पर, जैसे आपको करना है कर दीजिए, पर क्योंकि उसके बिना वीडियो पुश नहीं होती है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ। क्यों? 1 चैप्टर 1 क्वेश्चन सीरीज भी चल रही है, जिसके अंदर हम लोग पूरे सिलेबस की रिवीजन मॉड्यूल 3 की रिवीजन करवा रहे हैं, हर एक चैप्टर की एक सिंगल क्वेश्चन में, पूरे चैप्टर की कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट की कवरेज लेते हुए। वो भी आपको सबसे पहले मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ। क्यों सर? वहाँ पे इस ऑल एडजस्टमेंट सीरीज का पूरा लिंक है, 1 चैप्टर 1 क्वेश्चन सीरीज का लिंक है, वहाँ पे मैराथन्स का लिंक है, वो आपको अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। एक छोटी सी आखिरी अनाउंसमेंट, अगर पूरे सिलेबस की रिवीजन करनी है स्क्रैच से पॉडकास्ट वे में, आईटीबी पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, 4 से 5 अटेम्प्ट के केस बेस्ड एमसीक्यूज करने हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट चेक्ड बाय मी, टोटल 35 आवर्स में सारा काम स्क्रैच से अगर करना है और एग्जामिशन लानी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पॉडकास्ट बैच के नाम से एक लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लो नॉमिनल प्राइस पर। पेपर से 3 दिन पहले भी तुम लोगे, पूरा स्क्रैच से कवर हो जाएगा। ये कोर्स स्पेशली ऐसे ही बच्चों के लिए डिजाइन है जो फंसे हुए। और कोई क्वेरी है तो ऊपर दिए गए नंबर पर मुझे डीएम जरूर कर देना। कुछ की नोट्स भी मैं आपको बताऊंगा, कुछ जो की नोट्स आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। हमारे की नोट से पेपर में एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। लाइक सब्सक्राइब करना बेहद हो जाता है जरूरी। कॉमेंट करके बताना अगली सीरीज आप कौन सी चाहते हैं। शुरू करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके प्रभु का नाम। 10 जैसा मैंने कहा, हर एक एडजस्टमेंट के लिए SPL और बैलेंस शीट में लेकर के आया हूं। कौन सी एडजस्टमेंट का इफेक्ट SPL में कहां जाएगा और बैलेंस शीट में कहां जाएगा बच्चा पार्टी, ये सब मैं लेकर के आया हूं, सब मैं लेकर के आया हूं। ओके सर जी, ओके सर जी। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक, ये तुम्हें बहुत तंग करता है। हाँ सर जी, क्लोजिंग स्टॉक के बच्चों 2 ट्रीटमेंट हो सकते हैं। पहला ट्रीटमेंट, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो आपको SPL में उसका कोई भी इफेक्ट नहीं डालना। इट मींस वो ऑलरेडी परचेजेस में एडजस्ट हो चुका है। ये जो परचेजेस आ रही हैं इसमें स्टॉक ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। मतलब क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है क्वेश्चन ने, तो SPL में कहीं भी नहीं जाएगा, केवल और केवल बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में जाएगा इन्वेंट्रीज के नाम से। जो हमने ग्रीन कर रखा है मतलब ये इफेक्ट है, ग्रीन वाला पार्ट मतलब ये इफेक्ट है। ओके सर, लेकिन सर अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा है, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज अपीयरिंग आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, फिर मतलब फिर उसके 2 इफेक्ट होंगे। क्यों? कोई भी चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखी हो उसका एक इफेक्ट जाता है, कोई भी चीज ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखी हो उसके 2 इफेक्ट जाते हैं। ये तय है, ये तय है अकाउंट्स के अंदर, खाली क्लोजिंग स्टॉक में नहीं, वैसे भी तय है ये नॉर्मली। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर है बच्चा पार्टी, तो उसका एक ट्रीटमेंट ये तो होगा ही होगा जो ऊपर अभी हमने सीखा कि वो बैलेंस शीट में इन्वेंट्रीज में दिखाया जाएगा, करंट एसेट्स की हेडिंग में, सब हेडिंग इन्वेंट्रीज में। ठीक है सर। साथ ही साथ ये जो हमारा SPL होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें भी प्यारे प्यारे बच्चों जो चेंजेस इन इन्वेंट्री नाम की हमारी हेडिंग होती है, इसमें हम कौन सी फिगर लिखते हैं? इसमें लिखते हैं सर ओपनिंग स्टॉक में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करके जो वैल्यू आती है वो यहाँ पर लिखते हैं। हाँ, तो यहाँ पर ओपनिंग में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते वक्त हम ये सेकंड इफेक्ट डालेंगे, ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस करेंगे, जो आएगा वो यहाँ पर लिख देंगे। ये होगा क्लोजिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट अगर वो ट्रायल बैलेंस के बाहर है। एक इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा करंट एसेट में इन्वेंट्रीज की हेडिंग में, दूसरा इफेक्ट यहाँ पर SPL में ओपनिंग में से माइनस होकर चेंजेस इन इन्वेंट्री में लिखा जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी। अगली एडजस्टमेंट हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो आपके ऊपर उधार है, मतलब आपने काम तो करा लिया सामने वाले व्यक्ति से, पैसा नहीं दिया उसको, उन्हें कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये क्या होगा प्यारे बच्चों? एक तो आपका SPL में एक्सपेंसेस में जाएगा, सर पे तो किया ही नहीं है, अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस पे होती है, पे किया हो चाहे ना किया हो एक्सपेंस बुक करोगे आप, उससे मतलब ही नहीं है पेमेंट हुई या नहीं, अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस पे होती है। तो SPL में अदर एक्सपेंसेस में आएगा और दूसरा करंट लायबिलिटीज में आएगा, करंट लायबिलिटीज में आएगा, करंट लायबिलिटीज में। ठीक है सर, ठीक है। ट्रेड पेबल उधार है तो उसमें आएगा, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी तो उसमें, अदर करंट लायबिलिटी तो उसमें। यस सर, करंट लायबिलिटीज की हेडिंग में अकॉर्डिंगली डाल देना। सर अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इनमें से कोई है, एम्प्लॉय बेनिफिट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो या फाइनेंस कॉस्ट आउटस्टैंडिंग हो, तो भाई फिर अदर एक्सपेंस की बजाय इनमें ही लिख करके चलना, फिर अदर एक्सपेंसेस की बजाय इन्हीं में ऐड करके चलना। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस अदर एक्सपेंसेस का जस्ट उल्टा,
वो खर्चा जो आपने एडवांस में पे कर दिया है, काम कराया नहीं अभी सामने वाले व्यक्ति से, पैसे पहले ही दे दिए उसको, तो अगर कोई भी चीज आप एडवांस में दे देते हो सबसे पहला इफेक्ट वो आपका क्या बनेगा, अदर करंट एसेट। सबसे पहले तो आप अदर करंट एसेट में उसको शो करोगे बैलेंस शीट में, करंट एसेट्स की हेडिंग के अंदर, सब हेडिंग अदर करंट एसेट में। और दूसरा इफेक्ट, उसे आप खर्चे में से हटा दोगे, खर्चे में से माइनस कर दोगे। क्यों? वो करंट ईयर का खर्चा है ही नहीं, वो अगले साल का खर्चा आपने एडवांस में पे कर दिया। और अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस पे होती है, मैचिंग बेसिस पे होती है। करंट ईयर का ही खर्चा आएगा करंट ईयर के एसपीएल में। प्रीपेड मतलब अगले साल का तुमने अभी पे कर दिया, प्रीपेड उसको कहते हैं, वो अगले साल के पी&एल में जाएगा। भाई इस साल के खर्चे में से हटाओ उसको, इस साल के खर्चे में नहीं आएगा। अकाउंटिंग क्या कहती है, करंट ईयर से रिलेटेड खर्चा करंट ईयर के पी&एल में डालो, करंट ईयर से रिलेटेड इनकम करंट ईयर के पी&एल में डालो, भले ही वो पेड हो भले ही वो अनपेड हो। ठीक है सर, ठीक है। अगले पिछले साल का कुछ भी करंट ईयर के पी&एल में नहीं आना चाहिए। ओके सर, ओके सर। और उसके बाद अगला इनकम आउटस्टैंडिंग, तुमने काम कर दिया, पैसे नहीं मिले तुम्हें अभी, मैंने किसी बच्चे को पढ़ा दिया, फीस नहीं मिली मुझे अभी, और ईयर एंड आ गया, 31 मार्च आ चुकी है। 31 मार्च तक क्या हालत है, मैं बच्चे को पढ़ा चुका हूँ, फीस अभी मुझे मिली नहीं है, और 31 मार्च को मैं क्या बनाऊंगा, अपनी बैलेंस शीट, अपना एसपीएल अकाउंट। तो उसमें इस ट्रांजेक्शन को कहाँ दिखाऊंगा मैं कि भैया मैंने बच्चे को पढ़ा दिया है, काम पूरा कर दिया है, पर फीस नहीं मिली मुझे, तो कहाँ दिखाऊंगा इसको मैं, भैया अदर इनकम में ऐड करूंगा। क्यों? अकाउंट्स कहता है एक्रूअल बेसिस, भैया मिला चाहे नहीं मिला उसे छोड़ो, तुम्हारी इनकम है बाद में मिलेगी, इस बात से हमें मतलब नहीं है, अभी बुक करो। तुमने पढ़ाया कब, करंट ईयर में, कमाई कब करी, करंट ईयर में, कमाई प्राप्त हुई चाहे नहीं हुई इससे मतलब नहीं है, इनकम बुक करो। ओह माय गॉड सर, हाँ क्योंकि टैक्स लेना होता है ना भाई इनकम टैक्स वालों। और अदर करंट एसेट में, करंट एसेट्स में शो करूंगा, अदर करंट एसेट में। क्यों 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 क्यों? अरे मिला नहीं है, मिलेगा तो सही ना, आने वाला है, बहुत बहुत जल्दी आने वाला है, तो जहां पैसा जल्दी आने वाला होता है वो करंट एसेट होता है हमारा। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम आउटस्टैंडिंग का जस्ट उल्टा, इनकम आउटस्टैंडिंग का जस्ट उल्टा। मैंने पढ़ाया नहीं है बच्चे को, अभी फीस उसने एडवांस में दे दी है, तो क्या करूंगा, अदर इनकम में से हटा दूंगा। क्यों? इस साल की इनकम नहीं भाई वो मेरी, 31 मार्च तक ये हालात है कि पैसा प्राप्त कर चुका हूं, पढ़ाया भी है नहीं, तो भाई इस साल में इस इनकम को बुक नहीं कर सकता। अकाउंट्स क्या कहता है, पैसा कब प्राप्त हुआ छोड़ो, तुम कमाई कब कर रहे हो उस साल में रिकॉर्ड करो। पढ़ाऊंगा, कमाई मतलब पढ़ाओगे कब, पढ़ाऊंगा अगले साल में, तो इनकम अगले साल में रिकॉर्ड करूंगा। इनकम इसी साल में मिल गई, इस बात से कोई मतलब नहीं है। ठीक है सर। और बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में दिखाऊंगा। क्यों? मेरे ऊपर जिम्मेदारी है भाई, पैसा प्राप्त हो चुका है, पढ़ाया मैंने है नहीं अभी, करंट लायबिलिटी में शो करूंगा बैलेंस शीट। ठीक है सर, ठीक है सर। डेप्रीसिएशन, इसकी अलग हेडिंग होती है एसपीएल में, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के नाम से, चाहे टेंजिबल एसेट का डेप्रीसिएशन हो चाहे इंटेंजिबल का अमोर्टाइजेशन हो, यहीं पर आएगा इसी हेडिंग में, और एसेट में से आप माइनस कर दोगे बैलेंस शीट में। क्यों? डेप्रीसिएशन से एसेट की वैल्यू रिड्यूस होती है ना, अच्छे से जानते हो। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, कई बार आग लग जाती है, उससे नुकसान हो जाता है, क्या करोगे, जितना नुकसान हुआ है परचेजेस में से हटा दो। क्यों? खरीदा हुआ सामान जल गया ना, खरीदा हुआ सामान जल गया ना, तो परचेजेस कम हो गई आपकी, वहां से हटा दो और अदर एक्सपेंसेस में डाल दो। लॉस ऑफ फायर, लॉस ऑफ थेफ्ट, इनको अदर एक्सपेंसेस में शो करते हैं। ठीक है सर। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के नाम से भी लॉस बाय फायर आप नीचे शो कर सकते हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के बाद वहां भी शो कर सकते हो। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। उसके बाद गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, बिजनेस के गुड्स को घर ले गए अपने निजी यूज के लिए, तो परचेजेस में से लेस होगा, एक इफेक्ट तो ये आएगा ही आएगा। क्यों? अरे खरीदा हुआ सामान कम हो गया, मालिक अपने घर ले गया, परचेज से तो लेस होगा ही होगा। दूसरा ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स निजी खर्चे के लिए, अपने निजी यूज के लिए बिजनेस में से कुछ निकाल के ले जाना, ड्राइंग्स होती है, कहाँ से माइनस करते हैं, कैपिटल से, तो शेयर कैपिटल से भी लेस कर देना। 11वीं क्लास से तुम्हें पता है ड्राइंग्स कैपिटल से लेस होती है। रिवैल्यूएशन हुआ, एसेट की वैल्यू बढ़ गई, रिवैल्यूएशन हुआ, एसेट की वैल्यू बढ़ गई, तो क्या करोगे, क्या करोगे सर? सीधी सी बात है, एक तो बैलेंस शीट में मेरे एसेट की वैल्यू में ऐड कर दूंगा जितनी वैल्यू बढ़ गई। एसेट की वैल्यू बढ़ने का क्या मतलब है, एसेट की वैल्यू में ऐड कर दो जितनी वैल्यू बढ़ गई है, बिल्कुल ठीक। और दूसरा 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 रिजर्व्स एंड सरप्लस में रिवैल्यूएशन रिजर्व के नाम से उतना अमाउंट लिख दूंगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस में रिवैल्यूएशन रिजर्व के नाम से उतना अमाउंट लिख दूंगा। ठीक है सर, ठीक है सर। प्रोविजन फॉर टैक्स बच्चा बाटी, एसपीएल में अदर एक्सपेंसेस में शो कर दो या नीचे सेपरेटली शो कर दो, और बैलेंस शीट के अंदर शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, बैलेंस शीट के अंदर शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। ठीक है सर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, सिंपल, अदर एक्सपेंसेस में शो करो एसपीएल में, और ट्रेड रिसीवेबल से, डेटर से माइनस करते हैं। कब से पढ़ते हुए आ रहे हो तुम, 11वीं क्लास से तुमने देखा है कि डेटर वाले प्रोविजन को बैलेंस शीट में डेटर से माइनस करते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ बाय एडजस्टिंग जर्नल रिजर्व, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को जर्नल रिजर्व से राइट ऑफ कर दिया है, यानी जनरल रिजर्व में पड़ा हुआ पैसा कम हो जाएगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ हो जाएंगे, तो क्या होगा,
जो आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में पैसा पड़ा हुआ था वो जनरल रिजर्व वाला पैसा यूज करके राइट ऑफ कर दे, तो जनरल रिजर्व हो जाएगा कम, यानी रिजर्व एंड सरप्लस से अमाउंट हो जाएगा लेस। जब रिजर्व एंड सरप्लस का वर्किंग नोट बनाओगे उसमें जनरल रिजर्व का जितना भी अमाउंट होगा उसमें से वो माइनस कर दोगे जो अमाउंट आपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए यूज किया है। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, बैलेंस शीट से मेरे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एसेट साइड से गायब हो जाएंगे, क्यों, वो राइट ऑफ हो गए ना, खत्म हो गए। ठीक है सर, उसके बाद आ रहे हैं बच्चा पार्टी हमारे पास नोट्स। ये पीपी और एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट में कैश फ्लो वाली वीडियो में समझा चुका हूँ, मजा करके देख लेना। बिल डिस्काउंटेड नॉट येट मैच्योर्ड को क्या बोलते हैं, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट में शो करते हैं कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में। डिविडेंड डिक्लेयर्ड आफ्टर बैलेंस शीट डेट, 31 मार्च के बाद की डेट में अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है क्वेश्चन में, कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी। ट्रेड रिसीवेबल अगर 6 महीने से ज्यादा ड्यू है, सेपरेट डिस्क्लोजर देना है नोट्स टू अकाउंट्स में, यानी नोट्स टू अकाउंट्स में ट्रेड रिसीवेबल की क्या क्या हेडिंग बनेगी, जो 6 महीने से ज्यादा ड्यू है वो अलग, जो 6 महीने से कम ड्यू है वो अलग। स्टॉक गिरवी रख दिया, कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, हाइपोथिकेशन मतलब स्टॉक गिरवी रख दिया, कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, बस नोट्स में डिस्क्लोजर देना है। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन दोनों को अलग अलग दिखाओगे, सिक्योर्ड लोन की हेडिंग अलग बनेगी, अनसिक्योर्ड लोन की हेडिंग अलग बनेगी। कैश केप्ट एट शेड्यूल बैंक टू बी डिस्क्लोज सेपरेटली इन नोट्स टू अकाउंट्स, जब कैश एंड बैंक बैलेंस का नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे, बैलेंस शीट के नीचे बनते हैं नोट्स टू अकाउंट्स, तो जो कैश शेड्यूल बैंक में रखा हुआ है, जो शेड्यूल बैंक का बैलेंस है वो अलग दिखाओगे, जो बाकी बैंक बैलेंस है वो अलग शो करोगे सेपरेटली। ये था 2 मार्क का एमसीक्यू जो पेपर में आया था। लॉन्ग टर्म बोरोविंग नाउ पेबल इन करंट ईयर विल बिकम करंट लायबिलिटी अंडर शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स एज करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। प्यारे प्यारे बच्चों, लॉन्ग टर्म बोरोविंग थी, मतलब कोई डिबेंचर्स थे जो 5 साल के लिए इशू किए थे, ठीक है सर, अब 5 साल पूरे हो चुके हैं, अब वो लॉन्ग टर्म बोरोविंग बन चुकी है करंट, तो उसे कहां दिखाएंगे, बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज वाली हेडिंग के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स की सब हेडिंग में। ओके सर, ओके, ये पेपर में आया था 2 नंबर का। अनक्लेम डिविडेंड अदर करंट लायबिलिटी में दिखाओगे। क्लोजिंग स्टॉक अगर ओपनिंग स्टॉक से ज्यादा हो जाए तो ब्रैकेट लगा दोगे, यानी ये जो अभी एसपीएल वाली हमारी एडजस्टमेंट नहीं थी, ये वाली एडजस्टमेंट थी। मैंने क्या कहा था, क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो ओपनिंग में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो यहाँ लिखेंगे चेंजेस इन इन्वेंटरी में। अब मान लो बच्चा पार्टी ओपनिंग स्टॉक 1 लाख है, क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख है, तो क्या आएगा, नेगेटिव 1 लाख, तो यहाँ ब्रैकेट लगा देना, यहाँ ब्रैकेट लगा देना है। देखिए बारीक बारीक बातों का भी ध्यान रखा गया, ये कुछ भी चीज ऐसे नहीं लाते हम आपके लिए, आपको पता ही है। रिलेटेड पार्टी के साथ की गई ट्रांजैक्शंस आप अलग से शो करके चलोगे सेपरेटली। ये S18 भी कहता है, यहाँ पे S18 का ध्यान रख के चलना है। रिलेटेड पार्टी का नाम और रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप पीरियड के दौरान उनके साथ की गई ट्रांजैक्शंस को डिस्क्लोज करना होता है नोट्स टू अकाउंट्स में। S18 में मैंने बताया है आपको। सर एसपीएल के आप याद कराने वाले थे, एसपीएल याद करा दो। हाँ प्यारे बच्चों, सबसे ऊपर संस्था का नाम, ठीक है सर। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है सर। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। यहाँ पे इतने कोई दिक्कत किसी को, संस्था का नाम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि P&L को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं शेड्यूल 3 यानी कंपनीज कॉर्पोरेट के केस में। पर्टिकुलर, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। उसके बाद ROTI रोटी, ROTI रोटी, ये हो गई इनकम सारी। एसपीएल क्या होता है, इनकम माइनस खर्चे बराबर प्रॉफिट। तो इनकम में क्या आता है, रोटी, R फॉर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, O फॉर अदर इनकम, TI फॉर टोटल इनकम। टोटल इनकम जो सेल से इनकम आ रही है वो यहाँ लिखो, बाकी कोई भी इनकम है वो अदर इनकम में लिखो, आगे टोटल इनकम। एक्सपेंसेस का नेमनिक कोड क्या है, एक्सपेंसेस का नेमनिक कोड है CPC-EFDO। मैं इसी सीरीज में याद कराता हूँ, नेमनिक तो इसका कुछ और भी बन सकता है, पर सीरीज मेंटेन करनी जरूरी है पेपर में, आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते वरना नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे। CPC-EFDO, C से कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, P से परचेजेस, C से चेंजेस इन इन्वेंट्री, E से एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस, F से फाइनेंस कॉस्ट, D से डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, O से अदर एक्सपेंस। बताओ, आई रिपीट अगेन, C से कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, P से वही परचेज, कितनी बार बोल चुके हैं, E एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, C चेंजेस इन इन्वेंटरी, F फाइनेंस कॉस्ट, D डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, O अदर एक्सपेंस। हो गया याद। रोटी CPC-EFDO, रोटी माइनस CPC-EFDO, प्रॉफिट बिफोर एक्सट्राऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। दिस इज इट बच्चा पार्टी। बैलेंस शीट तैयार, वही शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में टेंजिबल, इंटेंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अलग दिखा देना। और ऊपर बैलेंस शीटें 50 बार बनाई हुई है मैंने, आप देख लो ऊपर, यहाँ से आप कहीं भी पूरी बैलेंस शीटें मैंने बच्चों आपको बना करके दी है। ये देखिए, हर एक एडजस्टमेंट के लिए बैलेंस शीट लेकर, लाइक नहीं किया था तो कर दो, बैच ले लो इस प्रकार की पूरी रिवीजन विद क्वेश्चंस पाने के लिए। आरटीपी, पीवाईक्यू, केस बेस्ड एमसीक्यू, चैप्टर वाइज टेस्ट, मात्र 35 घंटे में। और कोई भी रिक्वायरमेंट, कोई भी क्वेरी हो, स्टूडेंट हो भी तो भी नहीं हो तो भी ऊपर दिए गए नंबर पर मुझे DM कर दो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चा पार्टी।